वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्रमचय और संचय का दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। द्वितीय अध्याय आरंभ करेला हूँ। राजू श्रीवास्तव की याद आ गई, एक पर्टिकुलर वीडियो में उसने ऐसा डायलॉग बोला था। एनीवे, बैक टू अवर सेशन। तो कल हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, जहाँ पे कि अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं सीखा है, बस बेसिक क्वेश्चंस कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें एडिशन अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें हमने सीख ली हैं। आप में से जिस किसी ने भी पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला सेशन नहीं देखा है, तो ऊपर कार्ड दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके पहला सेशन देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड सेशन को कंटिन्यू करिएगा। और पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज के लिए, आई होप आपने किए होंगे। अब हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कल हम देख चुके थे, बट ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस का। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? सो वी नो, अगर 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, कोई कंडीशन लिमिटेशन नहीं है, रिपीटेशन हो सकता है। पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, बस इतना पता है। तो पहले प्लेस पे 9 ऑप्शन रहेंगे, बाद में सब जगह तो 10 ऑप्शन रहने वाले हैं। तो नंबर ऑफ नंबर्स हमारे हो जाएंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 9000 हो जाएंगे। ऑप्शन बी। सेकेंडली, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 1000, सबसे बड़ा नंबर है 4 टाइम्स 9। तो हम इसमें से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा 8999। लेकिन जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1000 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1000 भी तो एक 4 डिजिट नंबर है, यानी कि हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, आंसर आएगा 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस? हर एक डिजिट का, हर एक अंक का उपयोग सिर्फ एक ही बार हो। तो पता है पहले वाले प्लेस पे तो 0 नहीं आ सकता, तो पहले वाले टोटल डिजिट्स हमारी 10 होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो अगर 0 नहीं आएगा तो 9 डिजिट्स का ही ऑप्शन है पहले वाले प्लेस पे। अब सेकंड प्लेस पे 0 तो नहीं आएगा, सॉरी, सेकंड प्लेस पे 0 तो आ सकता है, लेकिन एक डिजिट जो पहले वाले प्लेस पे हमने फिलअप कर दी है वो तो नहीं आएगी। तो सेकंड प्लेस के लिए भी 10 माइनस वो डिजिट जो कि फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे हम फिलअप कर चुके हैं, 9 ऑप्शन ही बचेंगे। थर्ड प्लेस के लिए 8 ऑप्शन बचेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स हम फिलअप कर चुके हैं। सिमिलरली फोर्थ के लिए 7, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 9 ज़ा 81 इंटू 56, यूनिट डिजिट पे आएगा 1 इंटू 6, ऑप्शन सी 4536 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वन, 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऑड नंबर्स हमें जानने हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? एलेक्सा शांत हो जाओ। सूरज का तापमान क्या है? एलेक्सा। ओके, सो हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? ऑड नंबर्स वो होंगे जहां पे यूनिट डिजिट में हमारा 1 3 5 7 या फिर 9 आएगा। इजंट इट सो? ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, गलती से चालू हो गई थी। ठीक है, सो 5 डिजिट का हमको ऑड नंबर बनाना है। तो हमें पता है कि 1 3 5 7 9 5 ऑप्शन होंगे यूनिट डिजिट पे। बाकी यहाँ तो 10 ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ भी 10 रहेंगे, यहाँ भी 10 रहेंगे। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, यानी फर्स्ट प्लेस पे 9 ऑप्शंस रहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 इंटू 1000 इंटू 5, यानी कि 45,000। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन में कहीं पे आपको लगता है कि दोबारा से समझने की ज़रूरत है, या कोई पर्टिकुलर आपका डाउट है, आपका क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड विल रिवर्ट बैक टू दैट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 5 अंकों की ऐसी कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं सच दैट ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, यानी कि प्रत्येक अंक का उपयोग केवल एक बार किया जाए, यानी कि इस बार रेपिटेशन नहीं करना है हमको, और ऑड नंबर भी फॉर्म करना है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है 5वें प्लेस पे तो 5 ऑप्शन है हमारे पास, 1 3 5 7 9, इनमें से कोई एक फिलअप हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, और पहले वाले प्लेस पे इनमें से जो भी नंबर हमने फिलअप कर दिया है, लेटर से 3 को फिलअप कर दिया, तो वो नंबर भी नहीं आएगा। तो पहले वाले प्लेस पे 2 नंबर्स ऐसे हैं जो कि नहीं आने वाले, तो 8 ऑप्शन है। Isn't it so? अब सेकंड वाले प्लेस पे एक नंबर जो हमने यहाँ फिलअप कर दिया वो नहीं आएगा, और एक जो यहाँ फिलअप कर दिया था वो नहीं आएगा। बाकी तो 0 भी आ सकता है। ठीक है, 0 अलाउड है, तो यानी कि सेकंड प्लेस पे भी हमारे 8 ही ऑप्शन है। और फिर सो ऑन, यहाँ पे 7 ऑप्शन, यहाँ पे 6 ऑप्शन, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यानी 210।
0 वैसे का वैसा आ गया, 21 इंटू 6, 126 का 6, 12 बचा, 21 इंटू 5, 105 एंड 12, 11760। एक सेकेंड। ऐसी कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है प्रत्येक अंक का उपयोग एक बार हो? ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे तो 5 ऑप्शन है हमारे पास, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और एक यहाँ पे फिलअप हो गया, पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो 8 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा 11760। यहीं पे कैलकुलेशन में अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ओह, ये 8 इंटू 8 64 आएगा, यहाँ पे एरर कर दिया है, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, 56 नहीं आएगा, 64 आएगा। ट्वेंटी वन इंटू 4, 84 का 4, हाँ से लगा 8, 126 एंड 8, 134, 13,440, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 400 से बड़ी हो? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर ग्रेटर देन 400? अगर आपने ये क्वेश्चन कल नहीं किए थे तो आज पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। अगर कर चुके हो तो कोई बात नहीं है। तो 3 डिजिट के ऐसे कितने इवन नंबर्स हमें बनाने हैं जो कि 400 से बड़े हों? अब 400 से बड़े होने हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इस प्लेस पे या तो 4 आएगा या 5, 6, 7, 8, 9, ये पॉसिबिलिटीज़ है। इवन नंबर होना है तो यहाँ पे हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8, ये पॉसिबिलिटीज़ है, इजंट इट सो? ठीक है, और यहाँ पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो यानी कि इस प्लेस पे हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे पूरे 10 ऑप्शन हैं। तो 6 इंटू 10 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 300। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 400 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 400 होना चाहिए। और क्या इसमें एक हमारा जो नंबर होगा 400 इंक्लूडेड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले वाले प्लेस पे 4 आ रहा है, सेकंड पे 0 आएगा, थर्ड पे 0 आएगा, इवन नंबर है तो बिल्कुल इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 माइनस 1। ये ध्यान रखना है लास्ट में हमेशा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा मामला। 299 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन ये पूछता 3 डिजिट ऑड नंबर्स के बारे में तो कोई समस्या नहीं आती, तब तो हमारा आंसर सीधे 300 होता। क्योंकि 400 ऑब्वियसली ऑड नंबर तो है नहीं। ठीक है, बट इवन नंबर पूछा है इसलिए आंसर 299 होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? ऐसी कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं हुज यूनिट डिजिट इज 0, जिनका इकाई का अंक 0 है, एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, और इकाई पे तो 0 हमने डाल दिया, तो इकाई पे 0 आ गया, यानी कि इकाई पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, फिक्स्ड हो गया, 0 ही है। और अब आगे कहीं पे भी रिपीटिशन नहीं होना है, लेकिन अब 0 क्योंकि यहाँ पे आ चुका है तो कोई समस्या नहीं, इस प्लेस पे हमारे पास 9 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे भी एक नंबर आ जाएगा कोई, तो 8 ऑप्शन होंगे, फिर 7 ऑप्शन होंगे, 9 इंटू 7, 8 इंटू 7 इंटू 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 72 इंटू 7, 504। क्लियर है, ऑप्शन बी। ठीक है, जिनको भी थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो तो थोड़ा सा एक चीज़ देखो आपको करना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो, हमेशा क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन में सॉल्व करने में गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझे नहीं होते हैं। क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस गिवन है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो भी कंडीशंस हैं क्वेश्चन में, वो कंडीशंस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी कि सबसे पहले उन कंडीशंस को हमें समझना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस हैं? यूनिट डिजिट हमारा 0 है, और पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें सबसे पहले समझना है। अब यूनिट डिजिट पे हमारा 0 आ गया और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली हर बार जो डिजिट हमारी फिलअप हो जाएगी वो अगले वाले पे कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, और जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुद का अपना समय दोगे, ठीक है, समय ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, जब आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, तब ये नहीं देखना है कि आपका क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करो। एक बार आप सही सॉल्व करना सीख गए, यानी कि आप चलना सीख गए, फिर दौड़ना सीख लोगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर आप ऑलरेडी दौड़ना जान रहे हो और सही भी कर रहे हो, तब फिर अपनी स्पीड को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो 4 अंकों वाली ऐसी कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5000 से कम हो? हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर लेस देन 5000? 4 डिजिट के ऑड नंबर्स बनाने हैं जो कि 5000 से छोटे हों। क्योंकि नंबर ऑड होना है तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास इकाई के जगह पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या आएगी। 5 ऑप्शन है यहाँ पे। रिपीटिशन तो बिल्कुल अलाउड है क्योंकि कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि रिपीटिशन नहीं कर सकते हम, ठीक है। और 5000 से छोटा होना है, यानी कि हमारा इस प्लेस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तो नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाकी कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, बस खट से आंसर आ गया। 4 इंटू 10 इंटू 10, 400 इंटू 5, 2000, ठीक है। और कहीं पे कोई समस्या नहीं है, स्ट्रेट अवे 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर डिविजिबल बाई 5? ठीक है, डिविजिबल बाई 5 कितने होंगे? अब देखो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 5 से डिविजिबल होना है, यानी कि यहाँ पे 0 आएगा या फिर 5 आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, 9 ऑप्शन है, बाकी तो 10 और 10, कोई समस्या नहीं। आंसर आ जाएगा 9 into 2 18, फिर 2 0, 1800 ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ देयर आर नो रिपीटेड डिजिट्स? 4 डिजिट के ऐसे कितने ऑड नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 4 अंकों की ऐसी कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि हम कोई भी रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 3 5 7 9 ही आना है, ऑड है क्योंकि 5 ऑप्शन है। फिर इस प्लेस पे 0 नहीं आएगा, और एक नंबर जो हम यहाँ फिलअप कर चुके हैं वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 8 ऑप्शन है, देन यहाँ पे भी 8, देन 7, 8 इंटू 8 64 इंटू 35, 35 4 ज़ा 140, 0 आया 14, 35 6 ज़ा 210, एंड 14 224, 2240 हमारा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 7 5 0 एंड 2 ओनली वंस? 7 5 0 और 2 इनको यूज करना है और एक एक बार ही इस्तेमाल करना है, तो कितनी 4 अंकों की संख्याएं हम बना सकते हैं? हमको पता है पहले वाले प्लेस पे तो 0 नहीं रख सकते, तो पहले वाले प्लेस पे तो 3 ऑप्शन है। इसके बाद पहले वाले प्लेस पे कोई अंक रख दिया होगा तो अगले वाले प्लेस पे भी हमारे पास 3 ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है नहीं। 7 5 और 2 में से कुछ तो फिलअप कर दिया होगा, यहाँ पे लेटर से 5 फिलअप कर दिया, तो अगले वाले प्लेस पे हमारे पास 7 है, 2 है, 0 है, 3 ऑप्शन है। अगले वाले प्लेस पे भी कोई एक फिलअप कर दिया होगा तो 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 18 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने देखो कोई फॉर्मूला इसलिए नहीं देखा है ताकि आपको समझ में आए कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाले, वो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो अगर आपकी समझ दुरुस्त है तो, ठीक है। उसमें कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। और जहाँ पे फॉर्मूले भी लगने हैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस जो है, जब एक बार हम समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी, लॉजिक हमें क्लियर हो जाएगा उसके पीछे का कि कहाँ पे हमें कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद में उन क्वेश्चंस में भी हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, न सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में बल्कि इन जनरल मैथमेटिक्स में कहीं पर भी, वो है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो हमेशा जब कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा हो, तो आपको ये समझना है कि जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को समझने में कहीं ना कहीं पे आपने या तो गड़बड़ किया है या फिर क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन खुद ही अपने आप में बताता है कि आपको किस तरह से उसके सॉल्यूशन को अप्रोच करना है। तो हमेशा क्वेश्चन को एक बार नहीं कई बार पढ़ना है अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो। पहले आप चलना सीखो 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 सीखो, और सीखते सीखते दौड़ना भी सीख जाओगे। अगला सवाल, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 ओनली वंस? कितने 4 अंकों की संख्याएं 5 का केवल एक बार उपयोग करके बनाई जा सकती हैं, बट 5 मस्ट बी यूज्ड इन ऑल सच नंबर्स एंड नो डिजिट इज रिपीटेड मोर देन वंस? यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होनी है, कोई भी जो नंबर है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा, 5 ज़रूर आना है और 5 सिर्फ एक बार आना है, ठीक है। ओके, 4 डिजिट का नंबर है हमारा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि 5 हमारा यहाँ पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि 5 सेकेंड प्लेस पे आए, या फिर हो सकता है 5 थर्ड प्लेस पे आए, या फोर्थ प्लेस पे आए।
तो चारों केसेस हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है, जब 5 हमारा पहले वाले प्लेस पे आएगा तो पहला वाला प्लेस हमने फिक्स कर दिया, रिपीटिशन नहीं होना है। लेकिन पहले वाले प्लेस पे एक डिजिट आ गई, 9 डिजिट बची हैं, तो अब आगे 9 आ सकती हैं, फिर यहाँ पे कुछ आ जाएगी, तो अगले में 8, अगले में 7, 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सेकेंड वाले केस में सेकेंड डिजिट हमने फिक्स कर ली है। फर्स्ट डिजिट में 5 तो नहीं आ सकता है, लेकिन 0 भी नहीं आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 डिजिट्स नहीं आ सकती हैं, तो पहले वाले प्लेस पे 8 ऑप्शंस होंगे। अब हमने पहले वाले प्लेस पे एक डिजिट फिलअप कर दिया है, दूसरे वाले प्लेस पे 5 फिलअप कर दिया है, तो थर्ड प्लेस पे भी 8 ही ऑप्शंस होंगे और फोर्थ पे 7 होंगे, यानी कि 8 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, थर्ड केस में थर्ड प्लेस हमने फिक्स कर दिया, पहले वाले प्लेस पे 5 भी नहीं आ सकता है, 0 भी नहीं आ सकता है, यानी कि 8 ऑप्शंस। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे भी 8 और 7, यानी कि जो थर्ड केस है वो हमारा सेकेंड केस जैसा ही है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो पहला वाला केस है यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कभी भी किसी एक केस को समझ के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला केस भी हम देखेंगे तो वो भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है कि 0 यहाँ पे पहले प्लेस पे नहीं आएगा, तो पहले प्लेस पे 8 ऑप्शन है, अगले पे भी 8 ऑप्शन है, फिर उसके अगले पे 7 है। ठीक है, अब इन सबको हमें ऐड अप करना है, इन सारे केसेस को हमें ऐड करना है। तो टोटल कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, पहला वाला है 9 इंटू 8 इंटू 7, सेकेंड है 8 इंटू 8 इंटू 7, और ये एक्चुअल में 8 इंटू 8 इंटू 7 3 टाइम्स है, यानी कि एक तरह से। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 3 यानी 24 प्लस 9 इंटू 56 यानी 33 इंटू 56। 33 इंटू 6 ये कितना आ जाएगा, 198, 8 आ गया, 19 कैरी हो गया, 33 इंटू 5 165 एंड 19 यानी कि 184, 1848 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का पूरा लंबा प्रोसीजर, पूरा लंबा मेथड, जहाँ पे कि हमने इसको प्रॉपरली किया है। बट क्या इस क्वेश्चन में अगर हम इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझें, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें 5 को ज़रूर इस्तेमाल करना है, एग्जैक्टली एक बार इस्तेमाल करना है, और वैसे भी बाकी डिजिट्स को भी हम मैक्सिमम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ और तरीके से क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम सारे वो नंबर्स निकाल लें, 4 डिजिट नंबर्स, जहां पे कि डिजिट्स को सिर्फ एक बार यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, वो 4 डिजिट नंबर्स जहां पे कि डिजिट्स सिर्फ एक बार यूज हो बट 5 ना हो, नो 5 ना हो उसमें से, तो क्या हमें ये जो हमारा आंसर है वो स्ट्रेट अवे नहीं मिल जाएगा? फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 4 डिजिट के नंबर हमें पता लगाने हैं, कितने बना सकते हैं जिनमें 5 सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया हो और कोई रिपीटिशन नहीं हो। तो हम सारे के सारे ऐसे नंबर्स पता लगाएं 4 डिजिट के जिनमें कोई रिपीटिशन नहीं है, उनमें से वो नंबर घटा दें जिनमें 5 नहीं आने वाला है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब क्या पहला वाला केस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा, हमारा पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 9 ऑप्शन होंगे, अगले पे भी 9, फिर 8, फिर 7, ठीक है, और सेकंड वाले में क्या है कि 5 नहीं आने वाला है, यानी कि पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, यानी कि 8 ऑप्शन है। इसके अगले वाले प्लेस पे 0 तो आ सकता है, लेकिन 5 तो फिर भी नहीं आएगा ना, 5 तो कभी भी नहीं आने वाला, यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास टोटली 9 डिजिट्स थी, ठीक है, जिनमें से कोई एक हमने फिलअप कर दिया, तो अगले वाले प्लेस पे भी 8 ऑप्शन, देन 7, देन 6, ठीक है। तो अगर हम 8 इंटू 7 को यहाँ पे कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 9 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6 यानी कि 56 इंटू 81 माइनस 48, जो कि अगेन हमारा 33 इंटू 56 आ जाएगा, 1848 हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया हो तो मेक श्योर कि अप्रिशिएट करो इसको, ठीक है, क्योंकि इस लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ये लॉजिक सिर्फ यहीं लगेगा ऐसा नहीं है। सिमिलरली हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ कि हम सारे के सारे केसेस को इंक्लूड करें, कम केसेस जहाँ पे एक्सक्लूड हो रहे होंगे वहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि हम टोटल केसेस निकाल के जो केसेस एक्सक्लूड हो रहे हैं उनको हटा दें, बजाय कि 4 या 5 या 6 केसेस कैलकुलेट करने के, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा हम कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा ये भी संभावना, एक तो समय ज़्यादा लगेगा, सेकंड चीज़ है गलतियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा
जो शॉर्टेस्ट तरीका है वही अप्लाई करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो, एज लॉन्ग एज दैट इज 100% एक्यूरेट, इजंट इट सो? लॉजिक सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट के चक्कर में गलत लॉजिक लगा दें, ठीक है? लॉजिक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 स्टूडेंट्स आर राइटिंग अ टेस्ट, इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 रैंकर्स कैन बी डिसाइडेड? कल भी हमने ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो 10 छात्र एक परीक्षा लिख रहे हैं, कितने तरीकों से पहले 3 रैंकर्स डिसाइड किया जा सकता है? तो हमें पता है कि पहले रैंक पे आने के 10 ऑप्शन है, 10 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जो आगे है वो दूसरी पे तो नहीं आएगा, तो दूसरी रैंक पे आने के 9 ऑप्शन है, तीसरे पे आने के 8 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा 10 × 9 × 8 विच इज अगेन 720, ठीक है? नेक्स्ट वन, 4 बुक्स आर टू बी अरेंज्ड वन अबव द अदर, तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? ठीक है, एक के ऊपर एक हमें 4 किताबें रखनी है। तो सबसे नीचे वाली जब हम किताब रख रहे होंगे हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, जो किताब यहाँ पे आ जाएगी अब वो उसके ऊपर नहीं आ सकती, ऊपर 3 ऑप्शन, फिर 2, फिर 1, ठीक है? मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं है। आंसर हमारा आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24, ऑप्शन ए, ठीक है? नेक्स्ट वन, 3 डिफरेंट फ्रूट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों के बीच में 3 अलग अलग फलों को हमें बांटना है, तो कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है? ठीक है, तो हर एक फ्रूट के लिए हमारे 3 फ्रूट्स हैं, ठीक है? और हर एक फ्रूट के लिए हमारे पास कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं टोटल हमारे पास, ठीक है? 4 में से किसी को भी दे सकते हैं, तो हर फ्रूट के लिए 4 ऑप्शन है, इजंट इट सो? हर फ्रूट के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है? ड्राइंग बहरहाल समझ गए होगे कि हर एक फ्रूट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी 4 में से किसी को भी दे सकते हैं, और कोई कंडीशन तो है नहीं। टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 4 टू द पावर 3 यानी कि 64, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिफरेंट फ्रूट्स आर टू बी गिवन टू 4 चिल्ड्रन इन सच ए वे, इस बार कंडीशन आ गया कि ईच गेट्स एट मोस्ट 1 फ्रूट, यानी कि हर एक को मैक्सिमम 1 फ्रूट मिल सकता है, एक से ज़्यादा फ्रूट नहीं मिल सकता है, ठीक है? एक से ज़्यादा फ्रूट नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या केस बना हमारा? भाई फ्रूट तो अभी भी 3 है, ठीक है? बच्चे अभी भी हमारे पास 4 हैं, ओके? तो पहले वाला जब फ्रूट को हम दे रहे होंगे तो उसके लिए तो 4 ऑप्शन होंगे, इजंट इट सो? पहले वाले के लिए तो 4 ऑप्शन है, लेकिन लेटेस्ट से पहला वाला फ्रूट हमने इस बच्चे को दे दिया, तो अब तो हमारे पास 3 ही बच्चे बचे ना जिनको कि फ्रूट दिया जा सकता है, क्योंकि अब इसको तो नहीं मिलने वाला फ्रूट आगे, तो सेकंड वाले फ्रूट के लिए 3 ऑप्शंस होंगे, लेटेस्ट से वो हमने इस वाले को दे दिया, तो थर्ड वाले के लिए 2 ऑप्शंस बचे, यानी 4 × 3 × 2, आंसर हमारा आ जाएगा 24, ठीक है? कोई समस्या यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाइट बी अरेंज्ड? लाइट शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है? तो LIGHT शब्द हो, नंबर हो, सारे हमारे जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है? तो पहले वाले प्लेस पे हमारे पास क्या ऑप्शन है? LIGHT में से कोई भी एक पहले वाले प्लेस पे हम रख सकते हैं, इजंट इट सो? ठीक है, तो लेटर्स से हमने L को रख दिया, पहले वाले प्लेस पे 5 ऑप्शन थे हमारे पास, अब अगर L को हमने रख दिया है तो अगले वाले प्लेस पे हमारे पास 4 ही ऑप्शन बचेंगे, और हमने लेटर्स से G को रख दिया तो अगले वाले पे 3 ही ऑप्शन बचेंगे, फिर उसके अगले पे 2 देन 1, आंसर आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120, 120। कहीं कोई समस्या? प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया हमारा, इजंट इट सो? तो क्या हम देख सकते हैं कि अगर हमें 5 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करना था तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है कि नहीं? ठीक है, अगर हमें लेटर्स से 6 लेटर्स होते डिफरेंट होने चाहिए थे, डिफरेंट होना इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से हम एक लॉजिक समझ रहे हैं, तो अगर 6 होते तो हमारा आंसर होता 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है? अब इसी पर्टिकुलर पूरे अरेंजमेंट को नोटेशन देने के लिए एक नोटेशन होता है फैक्टोरियल का, जो हम यूज़ करते हैं, कि दिस कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल, ठीक है? तो अगर n ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते जिनको हमें अरेंज करना है,
अगर अरेंज करना है तो अरेंजमेंट के वे कितने आएंगे, वे आ जाएंगे n फैक्टोरियल। ओके, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें अरेंज करना है, कोई भी हो सकते हैं, वो लेटर्स होते हैं, डिफरेंट होना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार डिफरेंट लिख रहा हूँ। डिफरेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एन में से कोई भी एक दो सेम होंगे तो फिर हमें थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा, बट ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब एन डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो उनको अरेंज करने के तरीके हमेशा एन फैक्टोरियल होंगे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो एन फैक्टोरियल होता है वो हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू टू इंटू थ्री टिल जब तक कि n ना आ जाए, लेकिन हम इस नोटेशन को प्रेफर करेंगे हमेशा क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है, और इससे हम चीज़ों को और बेहतर समझेंगे। अच्छा, अब जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ठीक है, एन फैक्टोरियल हमारा हो गया एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। तो अगर हम इंस्टेड इस पोर्शन को देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये n माइनस वन का फैक्टोरियल है? क्या हम कह सकते हैं? ध्यान से देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ये n सेपरेट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये फैक्टोरियल का पार्ट नहीं है। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हमको कुछ फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं जो कि हमें याद रखनी है। 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा, और फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उतना ऑब्जेक्ट्स को जो हम अरेंज कर रहे हैं उसका, यानी कि एक चीज़ को अगर हमें अरेंज करना है एक ही तरीका होगा, उसको वैसा का वैसा रख देंगे। 2 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 2। दो चीज़ों को अरेंज करने के तरीके दो होंगे, जैसे कि अगर ए और बी हो तो ए बी बी ए, दो तरीके हैं, इजंट इट सो। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू टू इंटू वन, यानी कि 6, जैसे हमने एबीसी वाले केस में देखा था कल के सेशन में। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल, या 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल यानी कि ये हो जाएगा 24। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि 120। 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 120, 720 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 720, यानी कि 5040। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे 1 फैक्टोरियल से लेकर 7 फैक्टोरियल तक है, ये हमें याद रखने हैं। 2-4 बार लिखोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल है जो कि हमको याद रखना है वो है 0 फैक्टोरियल। ठीक है, कि जो हमारा 0 फैक्टोरियल होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यानी कि अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो उसको अरेंज करने का तरीका भी एक है। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। लॉजिकली ये हो गया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 0 थिंग्स, जब कोई चीज़ नहीं हो तो उसको कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, बट रीजनेबली कैसे करेंगे? तो यहाँ पे n फैक्टोरियल से अगर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें यहाँ पे, तो 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, n 1 है हमारा, 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, इजंट इट सो? ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। और 1 फैक्टोरियल तो हमें पता है 1 है, यानी 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हमारा 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो हमें याद रखना है कि n फैक्टोरियल हमारा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है और 0 फैक्टोरियल हमारा 1 के बराबर होता है। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब एक दो छोटे से एग्जाम्पल कर लेते हैं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू अरेंज 6 पीपल फॉर अ फोटोग्राफ होना चाहिए इन अ फोटोग्राफ। अगर फोटोग्राफ ऑलरेडी हमने खींच ही लिया है, ठीक है, तो फिर कैसे अरेंज करोगे उनको काट पीट के? एनीवे, तो 6 लोगों को अरेंज करना है, कितने तरीके होंगे? 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल यानी कितना हुआ? 720। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 6 पिक्चर्स इन अ रो इफ यू हैव 7 पिक्चर्स टू चूज फ्रॉम। 7 में से 6 पिक्चर्स को हमें चूज करना है और अरेंज करना है। तो इंस्टेड क्या हम स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते
6 पिक्चर्स हमें है अरेंज करनी है। पहले वाले पेज पे हमारे पास 7 ऑप्शन होंगे, दूसरे पे 6 ऑप्शन होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे। आप सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या ये 7 फैक्टोरियल नहीं है? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, इजंट इट सो? तो स्ट्रेट अवे 7 फैक्टोरियल यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5040। क्लियर है? ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। कहीं कोई समस्या अभी तक? सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा, इजंट इट सो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कमिंग बैक टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का डेफिनेशन वंस अगेन, क्योंकि अब हम यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूलाज हैं उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एज वी नो कि परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट, जहाँ पे भी हम परम्यूटेशन की बात करेंगे यानी कि हम व्यवस्थित कर रहे हैं चीज़ों को, अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में लिखें तो व्यवस्थित कर रहे हैं या व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन, चूज कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। ठीक है, एज सच कहें तो अरेंजमेंट कर रहे हैं यानी कि लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। सिलेक्शन कर रहे हैं यानी कि ग्रुप बना रहे हैं। लिस्ट में ऑर्डर मैटर करता है और ग्रुप में ऑर्डर का कोई रेलेवेंस नहीं है। ग्रुप में कोई ऑर्डर थोड़ी होता है, ग्रुप में तो चीज़ें एक साथ पड़ी होती हैं, एक साथ होती हैं। ठीक, तो हमेशा जब भी हम देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो परमुटेशन है हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशन विद अरेंजमेंट, है कि नहीं? परमुटेशन हमारा है कॉम्बिनेशन विद अरेंजमेंट। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो परमुटेशन है हमारा दैट इज कॉम्बिनेशन विद अरेंजमेंट, तो जब भी हम किन्हीं चीज़ों का अरेंजमेंट निकालेंगे तो हमेशा जो परमुटेशन है वो हमेशा कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आएगा सेम चीज़ों के लिए, क्योंकि हम चीज़ों को सेलेक्ट तो कर ही रहे हैं, फिर अरेंज भी कर रहे हैं। सिलेक्शन के तरीके तो कॉम्बिनेशन से निकाल आएंगे, पर अरेंजमेंट के तरीके हमारे फैक्टोरियल से या जैसे भी हम निकालेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो वहाँ पे वो भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो हमेशा परमुटेशन हमारा कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो कहीं पे भी अगर आपका कम आ रहा होगा तो ये ध्यान रखना है कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती की होगी। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। अगर हमें n में से r चीज़ों को अरेंज करना है, यानी कि r को अरेंज करना है, n में से r चीज़ों को अरेंज करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा n में से r चीज़ों को अरेंज करने का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? और अगर n में से r चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना है तो NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन, P फॉर परमुटेशन, NCR ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो क्या अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर कराएं तो क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि NCR में हमारा r फैक्टोरियल भी डिवाइड हो रहा है कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल। यानी कि इस वाले केस में क्या है, जब हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं कि पहले हमने चीज़ों को सेलेक्ट किया NCR तरीकों से और फिर r चीज़ें थी, डिफरेंट चीज़ें थी, तो r फैक्टोरियल तरीकों से उनको अरेंज किया। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे n हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से हमें सिलेक्शन करना है या अरेंजमेंट करना है, और r हमारे रैंडमली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं। रैंडम यानी कोई कंडीशनिंग नहीं था, रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, n में से बाय डेफिनेशन। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है कि NCR की वैल्यू हमारी जो है वो हमेशा एक इंटीजर होगी, हमेशा एक इंटीजर होगा। ऐसा नहीं होगा कभी फ्रैक्शन आए। और अगर कभी गलती से कभी आपका फ्रैक्शन आ रहा है, अगर कभी आता है फ्रैक्शन, तो यानी पक्का आपने गलती की है। ठीक है, आपने गलती की है, कभी फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। ठीक है, हमेशा इंटीजर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चीज़ों को अरेंज करने के तरीके हमेशा इंटीजर में ही आएंगे। ठीक है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। ये चीज़ दिमाग में, जहन में हमेशा रखनी है। ठीक है, हम ज़्यादा इस फॉर्मूले को, NCR के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, NPR का फॉर्मूला, तो वैसे ही हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो NCR के फॉर्मूले पे हमें फोकस करना है अभी फिलहाल के लिए। क्लियर है? नाउ लेट अस से कि हम कहें कि हमें 5C2 निकालना है, यानी कि 5 में से 2 चीज़ों को सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या था, NCR वॉज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल
इंटू आर का फैक्टोरियल, इजंट इट सो। 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ गया, पहले तो आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 इंटू 4 बाई 2 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, पर इतना लंबा हम करेंगे तो फिर क्या मतलब बना, हमें चीज़ों को समझना भी तो चाहिए। तो देखो 5C2 में हमारा 2 आ रहा है ना, अब ये समझना है कि 5 फैक्टोरियल को हमें ऐसे एक्सपेंड करना है कि हमें 2 टर्म लिखने हैं। नीचे 2 आ रहा है, 5 फैक्टोरियल को ऐसे एक्सपेंड करना है कि सिर्फ 2 टर्म लिखना है। पहला टर्म आएगा 5, दूसरा टर्म आएगा 4, और डिवाइड करके 2 फैक्टोरियल लिख देना है। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 10। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम 6C2 कर रहे हैं तो हमें 6 फैक्टोरियल के पहले 2 टर्म लिखने हैं, सिर्फ 6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 15। फिर से एक बार, अगर हम 8C3 कर रहे हैं तो हमें 8 फैक्टोरियल के सिर्फ पहले 3 टर्म लिखना है, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल करेंगे। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 8 इंटू 7, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझते हैं। अगर हम 10C4 कर रहे हैं तो हमें 10 फैक्टोरियल के सिर्फ पहले 4 टर्म लिखने हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और फिर नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 2 होता है 8, 8 से कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटेंगे ऊपर बचा 3, 10 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 210 आ जाएगा। क्लियर है? अभी जो छोटे छोटे नंबर्स के सारे कॉम्बिनेशंस हैं ये NCR वाले, ये हमको बहुत आगे रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखने हैं, याद रखने इन द सेंस की प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको याद होंगे। जितने भी NC2 फॉर्म है उनको हमें अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, बड़े आसान है। NC2 यानी कि क्या है, 2 टर्म लिखने हैं n फैक्टोरियल के और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर देना है। तो अगर लेटेस्ट से 7C2 है हमारा, हमें लिखना है 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा 21। 8C2, 8 इंटू 7 डिवाइड करना है 2 से, आ जाएगा 28। 9C2, 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 36। 10C2, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को समराइज करें, जब भी हम NC2 की बात करेंगे तो NC2 हमारा हो जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मतलब से अगर हम बात करें 21C2 की, तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये भी 210 होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है, अब एक दो चीज़ें जो और हमको याद रखनी है वो ये है कि अगर हमें n में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, यानी कि NC1, तो तरीके हमेशा n होंगे, या तो पहली सेलेक्ट करेंगे या दूसरी करेंगे या तीसरी या चौथी या nवीं, टोटल n तरीके होंगे n में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करने के। और अगर n में से सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, यानी कि NCN, तो तरीका सिर्फ एक होगा। जब सभी सेलेक्ट कर रहे हो तो एक ही तरीका होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा R इज इक्वल टू n हो गया। पर ये चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए कि n में से एक सेलेक्ट करेंगे तो n तरीके होंगे, n की n सेलेक्ट करेंगे तो एक ही तरीका होगा। ठीक है, और एक और छोटी सी चीज़ कि अगर हम जैसे NCR लिखते हैं, NCR है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और अगर NCN माइनस आर लिखें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इस बार क्या है, r की जगह पे n माइनस आर आएगा इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारा ऊपर तो n फैक्टोरियल आ गया, नीचे n माइनस n माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या ये दोनों चीज़ें हमारी बराबर नहीं है? ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके n में से n माइनस आर चीज़ों को सेलेक्ट करने के भी होंगे। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे का, तो ये लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम r चीज़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं
तो क्या ये बराबर नहीं है n माइनस आर चीज़ों का रिजेक्शन करने के? बिल्कुल बराबर है। जब r सेलेक्ट कर रहे हैं तो n माइनस आर को रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं, इसीलिए n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करने के तरीके n में से n माइनस आर चीज़ों को सेलेक्ट करने के तरीकों के बराबर होंगे। अब इसका रेलेवेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमें 13c 10 निकालना है। अब अगर हम 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल के पहले 10 टर्म लिखेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको करने में। तो इंस्टेड हम कह सकते हैं कि 13c 10 बराबर होगा 13c 13 माइनस 10 के, यानी कि 13c3 के। और अब थोड़ी आसानी हो गई, 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6। अब सॉल्व हो जाएगा, अब कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा 15c 13, तो क्या हम कह सकते हैं 15c 13 हमारा बराबर होगा 15c 15 माइनस 13 के, यानी 15c 2 के, यानी 15 इंटू 14 बाई 2, यानी 15 7 105 हो गया। और अगर ऐसे देखते तो अभी समस्या हो जाती। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमें समझ में आने चाहिए। क्लियर है? ओके, अब अगर यहां तक बात समझ में आई है तो कैलकुलेट करो। 9c7 क्या वैल्यू होगी, 11c8 क्या वैल्यू होगी, एंड 12c10 क्या वैल्यू होगी। पॉज करो वीडियो को और खुद से अटेम्प्ट करो। आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा। 9c7 को हम लिख सकते हैं 9c 9 माइनस 7 यानी 9c2, यानी कि 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 36। सिमिलरली 11c8 को लिख सकते हैं 11c 11 माइनस 8 यानी 11c3 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से गया 3 बचा, 2 से गया 5 बचा, 5 से 15 इंटू 11 यानी 165। 12c10 यानी कि ये हो जाएगा 12c 12 माइनस 10 यानी 12c2 12 इंटू 11 बाई 2 66। ठीक है, nc2 के जितने भी वैल्यूज हैं वहां पे हमें हो सके तो वर्बली सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें बस n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से वर्बली होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? ठीक है, तो अब nc3 के फॉर्म में भी देख लेते हैं, ताकि उसके भी कुछ जो नंबर्स हैं हमारी प्रैक्टिस में आ जाए। स्टार्ट करते हैं 3c3 से। हमें पता है 3c3 क्या है, ncn है। क्या ये ncn नहीं है? बिल्कुल है। तो 1 आ जाएगा स्ट्रेट अवे, 3 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करना, एक ही तरीका होगा। 4c3, तो क्या हम कह सकते हैं 4c3 इज इक्वल टू 4c1, और nc1 के तरीके क्या होते हैं n, यानी कि 4c1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 5c3 इज इक्वल टू 5c2, 5 इंटू 4 बाई 2 यानी कि 10। देन 6c3 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 भाई 6 फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 6 है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 7c3 7 फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 8c3 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। अगेन 6 से 6 कैंसिल, 8 इंटू 7 56 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो 3 हमारे हैं 6c3 7c3 8c3, ये भी आपको याद रखने हैं। याद क्या रखना है कि आपको ये प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि हमें पता है तीनों ही केसेस में नीचे हमारा 3 फैक्टोरियल आ रहा है, क्योंकि nc3 है, 3 फैक्टोरियल आएगा नीचे। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो ऊपर वाला 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले वाले केस में क्या है 6 5 4, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5 इंटू 4 है ये। दूसरे वाले केस में 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इंटू 5 है। तीसरे वाले केस में भी 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 इंटू 7 है। तो यानी कि 6c3 हमारा हो गया 5 इंटू 4 20, 7c3 हो गया 7 इंटू 5 35, 8c3 हो जाएगा 8 इंटू 7 56। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको प्रैक्टिस में, क्योंकि काफ़ी जगह पे काम आएंगे, तो बार बार आप लिख के सॉल्व करोगे, समय जाएगा। एक बार प्रैक्टिस में याद कर लोगे तो ईजिली फिर
वर्बेटिम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है इन सब चीज़ों के बेस पे। कमेटी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बॉक्स से निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या और बाकी अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना हम शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको ये करना है कि पहले पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, भले ही कितना आसान क्यों ना हो, पहले खुद से सॉल्व करना है। वर्बली सॉल्व हो जाता है वर्बली करो, लिख के हो रहा है तो लिख के करो, बट पहले खुद से करना है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है। पहला क्वेश्चन आज का, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 लेटर्स आउट ऑफ 4 लेटर्स P Q R and S। तो इन चारों में से हमें 2 लेटर्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है तो तरीका क्या होगा, 4C2 यानी कि 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 2 लेटर्स आउट ऑफ 4 लेटर्स P Q R and S। अरेंज करना है। ठीक है, तो 4 में से 2 लेटर्स को अगर हमें अरेंज करना है तो क्या तरीके होंगे, 4C2 से हमने सेलेक्ट किया 2 लेटर्स को और फिर उनको अरेंज कर देंगे, तो 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि NPR इज इक्वल टू NCR यानी कि सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाई R फैक्टोरियल। ठीक है, सीधे भी फॉर्मूला लगा सकते हो कि हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, बट प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि ये वाला तरीका भी बहुत कंफर्टेबल है और हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला NCR का याद रखना है, बाकी कुछ जहमत नहीं उठानी। ठीक है, तो 4C2 × 2 फैक्टोरियल यानी कि ये आ जाएगा 6 × 2 यानी कि 12। अब क्योंकि आसान क्वेश्चन था, इसमें हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि हमें 2 प्लेसेस पे 4 में से कोई एक लेटर रख के अरेंज करना है, तो पहले वाले प्लेस पे 4 ऑप्शन है, सेकंड पे 3 ऑप्शन होंगे क्योंकि एक लेटर अरेंज कर दिया, 4 × 3 हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट जब क्वेश्चन मुश्किल होगा तो हमेशा हमें ये तरीका चूज करना पड़ेगा, NCR × R फैक्टोरियल वाला। नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 मॉडल्स बी सिलेक्टेड एंड अरेंज्ड फॉर अ रैंप वॉक आउट ऑफ 10 मॉडल्स। ठीक है, तो हमें 10 में से 3 मॉडल्स को सेलेक्ट करना है और फिर अरेंज करना है। अरेंजमेंट सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है। सिलेक्शन करने के तरीके होंगे 10C3 और फिर इन तीनों को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 720 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक क्लब में 20 सदस्य हैं, एक क्लब हैज 20 मेंबर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ 4 पर्सन कमेटी। ठीक है, 4 लोगों की कमेटी कैसे हम बना सकते हैं, तो यानी कि चूज करना है 20C4 यानी कि 20 फैक्टोरियल के पहले 4 टर्म लिखने हैं हमें, यानी 20 × 19 × 18 × 17 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और हमें पता है 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। कहीं कोई समस्या नहीं, इजंट इट सो, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, सो इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 2 ब्लू एंड 1 रेड बॉल। एक बॉक्स में 8 रेड बॉल्स हैं, 8 लाल गेंदे हैं, 5 नीली गेंदे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 2 ब्लू एंड 1 रेड बॉल। 8 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, हमें सेलेक्ट करनी है 2 ब्लू बॉल्स एंड 1 रेड। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये भी हमेशा कॉशियस रहना है कि गलती से। ठीक है, तो 8 रेड में से हमें एक रेड सेलेक्ट करनी है और 5 ब्लू में से हमें 2 ब्लू सेलेक्ट करनी है। तो तरीके क्या होंगे, 8 में से 1 सेलेक्ट करने का तरीका होगा 8C1, 5 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 5C2। 8C1 यानी कि 8, 5C2 यानी कि अब तक तो याद हो गया होगा 5C2 यानी कि 10, 8 × 10 हमारा आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये गलती होने की बहुत पॉसिबिलिटी है कि 8C2 × 5C1 कर दो, तो ये ध्यान देना है कि ऑर्डर जो है ऑर्डर डिफरेंट कर दिया था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 3 ब्लू एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, सो 8 रेड है, 5 ब्लू है, 3 ब्लू सेलेक्ट करनी है और 3 रेड सेलेक्ट करनी है। तो 8 रेड में से 3 ब्लू यानी कि 8C3 और 5 ब्लू में से एक सेकेंड 3 नीली, हाँ, और 3 लाल, यहाँ पे 8 रेड एंड 5 ब्लू। ठीक है, 3 नीली, अच्छा ये यहाँ पे
ओके, तो 3 रेड और 3 ब्लू हमें सेलेक्ट करनी है। 8C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C3, यानी कि 8C3 कितना आ जाएगा, याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ 8 × 7 × 6 बाई 6 यानी 56 हो गया। ठीक है, 8C3 यानी 56 और 5C3 यानी कि 5C2 यानी कि 10। ठीक है, 5C3 क्या होगा, 5C2 यानी कि 10। ये था 56 यानी 56 × 10 560। ओके, एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लें कि 5C3 तो हमारा 5C2 के बराबर होता है यानी कि 10। 6C3 हो जाएगा 5 × 4 यानी 20। 7C3 हो जाएगा 7 × 5 यानी 35 और 8C3 हो जाएगा 8 × 7 यानी 56। ओके, अगला क्वेश्चन। ए कॉलेज हैज़ 8 बास्केटबॉल प्लेयर्स। अब देखो यहाँ पे बास्केटबॉल का भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अब बास्केटबॉल में 5 मेंबर्स की टीम होती है। ठीक है, तो ये बास्केटबॉल में 5 मेंबर्स की टीम होगी। सो ए कॉलेज हैज़ 8 बास्केटबॉल प्लेयर्स, अ 5 member टीम एंड अ कैप्टन आर टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8 प्लेयर्स। सो हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस कैन बी मेड। 8 खिलाड़ी हैं, उनमें से हमें 5 की टीम चुननी है और एक कैप्टन भी चुनना है। ठीक है, सो पहले हमें क्या करना है, 8 प्लेयर्स में से 5 चूज करने हैं। तरीके कितने होंगे, 8C5। ठीक है, और फिर इन 5 में से कोई एक कैप्टन होगा। ऐसा तो नहीं है जिसको चुना ही नहीं वो कैप्टन होगा, इन 5 में से कोई एक कैप्टन होगा। तो कैप्टन चुनने के तरीके क्या होंगे, 5C1। ठीक है, और दोनों काम हमको करने हैं, एंड है ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई होगा 8C5 × 5C1। ठीक है, 8C5 को हम लिख सकते हैं 8C3 × 5C1 यानी कि 5, और 8C3 हमको पता है कितना है 56 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 280 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो 8 प्लेयर्स में से हमें 5 प्लेयर्स की एक टीम चूज करनी थी, यानी 5 प्लेयर्स चूज करने थे। 8C5 तरीके से हमने चूज किया है, फिर उनमें से एक कैप्टन चूज करेंगे 5C1 तरीके से। 8C5 × 5C1 यानी कि 280 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ अ टीम 2 प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। 11 मेंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से हमें 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। सो इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक ही बंदा तो कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बन सकता ना, कोई एक कैप्टन होगा, कोई एक वाइस कैप्टन होगा। तो 11 में से हमें कैप्टन चूज करना है, लेटेस्ट से पहले कैप्टन चूज कर लें, तो 11C1 तरीके से हम कैप्टन चूज कर सकते हैं, है कि नहीं? और फिर जब एक बंदा कैप्टन चूज हो चुका है तो अब हमें सिलेक्शन कितने में से करना है, 11 में से नहीं करना है। अब हमारा जो सिलेक्शन है वो 10 में से होना चाहिए, यानी कि वाइस कैप्टन बचे हुए 10 में से होगा, यानी इंटू 10C1। और दोनों ही काम करना है, कैप्टन भी चूज करना है, वाइस कैप्टन भी। 11C1 × 10C1 यानी कि 11 × 10 हमारा आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है, बिल्कुल आ रही है ना, कि पहले हम कैप्टन को चूज किया 11C1 तरीकों से, और फिर वाइस कैप्टन के लिए 10 ही ऑप्शन बचे, 10 में से कोई एक हमारा वाइस कैप्टन होगा। सेकंड वे क्या हो सकता था इसी सेम चीज को करने का, कि हमें 11 में से 2 लोग चूज करने हैं और उनको उनमें से एक को हम कैप्टन बनाएंगे, एक को वाइस कैप्टन बनाएंगे। ठीक है, ये भी कर सकते थे। तो 11 में से 2 लोग चूज करने के तरीके होंगे 11C2। ठीक है, और फिर 2 में से किसी एक को हमने बना दिया कैप्टन, 2 में से एक को कैप्टन बना दिया, बचा हुआ तो एक ही है, तो उसी एक में से एक को, यानी कि उसी को वाइस कैप्टन बनाना है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी ये समझा रहा हूं कि हमने कैप्टन 2 में से एक को चूज किया और फिर बचा हुआ एक ही था, तो वही हमारा वाइस कैप्टन होगा, यानी एक ही तरीके से वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। 11C2 यानी 11 × 10/2 × 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 110 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, next one, a college has 14 cricket players, a 11-member team, a captain and vice captain are to be selected. So how many different selections can be made? 14 players हैं, पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 11 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करनी है और फिर हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी सेलेक्ट करना है। तो 11 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 14C11। ठीक है,
फिर हमने क्या किया, 11 में से किसी एक को कैप्टन चूज कर लिया, बचे हुए 10 में से वाइस कैप्टन चूज कर लिया। तो आंसर अब क्लियर है, इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 14C11 को हम लिख सकते हैं 14C3 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 10। 14C3 यानी कि 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 110। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगा इसका। क्लियर है? ओके, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 110। ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 7 इंटू 13 इंटू 11 हो जाएगा 1001 और इंटू 10 यानी कि ये हमारा आ जाएगा 40040। ठीक है, एक शॉर्ट चीज़ जो कि जिस वजह से कि मैंने कैलकुलेशन किया कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमेशा याद रखना है, ये 1001 के बराबर होता है। ठीक है, सो 1001 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 7, 11 एंड 13। ओके, याद रखना है इसको भी। सो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया इससे। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मेंबर्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पर्सन्स सच दैट 2 पार्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी सेलेक्टेड। 9 व्यक्तियों के समूह में से 5 सदस्यों का चयन हमें इस प्रकार करना है कि 2 विशेष सदस्यों का चयन अवश्य किया जाना चाहिए। वो तो सेलेक्ट होने ही होने हैं, उनका कुछ जुगाड़ है अलग से। ठीक है, सो 9 में से हमें 5 को सेलेक्ट करना है, लेकिन कहानी ये है कि 9 में से 2 तो हमेशा ही सेलेक्ट हो रहे हैं, 2 तो हमेशा ही सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट अस से हमारे 9 थे ABCDEFGHI, ये हमारे पर्सन हैं। तो मान लिया कि इनमें से ए और बी तो हमेशा ही सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहले ही फिक्स हो गया कि हमने ये 2 तो पहले ही फिक्स कर लिए। अब बचे हुए में से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं। बचे कितने हैं? 7 बचे हैं। ठीक है, तो हमें इन 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तरीके कितने होंगे? 7C3। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 हैं ये तो हमेशा ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इनका सेलेक्ट करने का तरीका तो एक ही होगा। तो या फिर लिख दें तो 7C3 इंटू 2C2। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं कि 7C3 इंटू 2C2 ये हमारा सॉल्यूशन होगा। 2C2 तो 1 ही आ जाएगा। 7C3 कितना होगा? ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 7 इंटू 5 35 होगा। 35 इंटू 1 यानी 35 हमारा आंसर होगा। अभी 2C2 किस लिए लिखा? क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया होता, ये कहा होता कि 2 विशेष सदस्य जो चुने जाने हैं, 2 आउट ऑफ 3 चुने जाने हैं। 2 आउट ऑफ 3 स्पेसिफिक पर्सन्स आर टू बी चोजन। मतलब 3 में से 2 को हमेशा चुना जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 को, अदरवाइज फिर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 2 को चुना जाना। तो इस बार क्या हुआ कि 9 में से हमने 3 तो अलग कर लिए, यानी कि 9 में से 5 टोटल चुने जाने थे, जिनमें से एक्चुअल में क्या है कि 3 में से हमें 2 को चुनना है और बचे हुए 6 में से हमें 3 को चुनना है। तो ये एक तरह से हो गया 6C3 इंटू 3C2। ठीक है, अगर ऐसा होता क्वेश्चन में तब, इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाता 20 इंटू 3 यानी कि 60। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि 2 पार्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी सेलेक्टेड। अब इस बार समस्या क्या है कि 2 लोग हैं जिनको कि कभी नहीं चुना जाना है। 9 में से 5 हमको चुनने थे, लेकिन 2 को तो हम कभी भी नहीं चुन रहे, यानी कि इफेक्टिवली हमें 7 में से 5 चुनने हैं। तो आंसर आ जाएगा 7C5 विच इज इक्वल टू 7C2, यानी 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21। आई गेस अगर आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो NC2 है, NC3 है, और ये जो वैल्यूज़ हम बार प्रैक्टिस करके याद रखेंगे, ये हमारे कैलकुलेशन को इतना ज़्यादा आसान करने वाले हैं। क्योंकि इन चीज़ों को आप समझ लोगे तो आपकी स्पीड बाकायदा बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको बार बार वही सेम चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, तो आप गलतियाँ भी कम करोगे, या कहीं पर गलती होने वाली होगी तो वो भी आइडेंटिफाई आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, कमेटी फॉर्म कर रहे हैं हम लोग। 5 member committee is to be formed from 8 men and 4 women such that exactly 3 men are selected। ठीक है, 8 men हैं, 4 women हैं। हमें 5 members की कमेटी बनानी है, और खास बात क्या है कि इन 5 members में से हमारे एग्जैक्टली 3 men होंगे। अगर 3 men हैं तो बचे हुए 2 women होंगी। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली की जगह एटलीस्ट भी हो सकता था, एट मोस्ट भी हो सकता था। वो क्वेश्चन हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये
और सब में फ़र्क होता है हर एक क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली लिखा है यानी कि 3 ही सेलेक्ट करने हैं, एट मोस्ट लिखा है यानी मैक्सिमम 3 सेलेक्ट करने हैं, ज़्यादा से 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या 1 भी मैन ना सेलेक्ट हो, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस वाले केस में क्या है, एग्जैक्टली 3 सेलेक्ट करने हैं। अब 8 में से 3 हमको अगर मैन सेलेक्ट करने हैं, तरीके हो जाएंगे 8C3, 4 में से 2 वीमेन 4C2, दोनों काम करने हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8C3 हमें पता है 56 आएगा, 4C2 6 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 336। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट लीस्ट 3 men आर टू बी सिलेक्टेड, एट लीस्ट 3 men आर टू बी सिलेक्टेड। 8 men है, 4 women है, अभी भी 5 मेंबर की कमेटी ही बनानी है, लेकिन क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 3 men सेलेक्ट करने हैं। तो एक हमारा केस बनेगा जबकि हम 3 men सेलेक्ट करें, 2 women सेलेक्ट करें। तरीके क्या होंगे, 8C3 इंटू 4C2, ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये कितना हो जाएगा 336, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना, ये तो आंसर आया था, हाँ ठीक है। सेकेंड केस क्या बनेगा कि 4 men सेलेक्ट करें हम और 1 वुमन सेलेक्ट करें। इसके तरीके क्या होंगे, 8C4 मल्टीप्लाइड बाई 4C1, 8C4 की वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 70 आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 4 यानी कि 280। और लास्ट केस हमारा बनेगा जबकि पाँचों के पाँचों मेन हो और वुमेन एक भी ना हो, ठीक है, यानी कि 8C5 इंटू 4C0, ठीक है। अगर हमें एक भी सेलेक्ट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है कि NC0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। एक भी सेलेक्ट नहीं करने का एक ही तरीका होगा कि हमने नहीं सेलेक्ट किया, एक ही तरीका है। 8C5 हमारा हो जाएगा 8C3 के बराबर इंटू 1, 8C3 होता है 56, ठीक है, 280 प्लस 56 336 प्लस 336 यानी कि ये आ जाएगा 672 टोटल। क्लियर होगा? ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, आनंद आ जाएगा आपको। और ये सारे के सारे सेशंस को रेगुलरली प्रॉपरली देखते हुए चलना है। जहाँ पे भी डाउट आए तो आपको एक बार फिर से शॉर्ट में पीछे का रिवीजन कर लेना है, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 4 member कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 men एंड 4 women। 4 मेंबर की कमेटी बनानी है हमें, सच दैट कमेटी शुड हैव एटलीस्ट 1 woman रिप्रेजेंटेटिव, कम से कम एक महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम एक महिला प्रतिनिधि जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे केसेस क्या क्या बनेंगे, एक केस बन सकता है कि एक हमने महिला प्रतिनिधि, एक वुमन हुआ और 3 men हुए। सेकेंड केस बन सकता है 2 ही मैन हो, 2 women हो। थर्ड केस 1 man 3 women, और लास्ट केस एक भी मैन नहीं और सारी women, ठीक है। पहले वाले केस के तरीके कितने होंगे, हो जाएंगे 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C1, 6C3 हमारा आ जाएगा 20, 20 इंटू 4 यानी कि आ जाएगा 80। नेक्स्ट होगा 6C2 मल्टीप्लाइड बाई 4C2, 6C2 कितना होगा, 6 इंटू 5 बाई 2 यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 4C2 यानी कि 6, 90 आ गया। थर्ड केस 6C1 मल्टीप्लाइड बाई 4C3, 4C3 यानी कि 4C1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24। और लास्ट केस हो जाएगा 6C0 इंटू 4C4, 6C0 भी 1, 4C4 भी 1 यानी कि एक ही तरीका हुआ। टोटल तरीके आ गए 80 प्लस 90 170 प्लस 25 यानी कि 195। कहीं कोई समस्या, आंसर हमारा आ जाएगा 195। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बट ये इस क्वेश्चन को करने का लंबा तरीका हो गया। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कमेटी शुड हैव एटलीस्ट 1 woman रिप्रेजेंटेटिव, यानी कम से कम एक महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम टोटल केसेस निकाल लें और उनमें से वो केसेस घटा दें जहां पे कि कोई भी वुमन नहीं हो, 0 woman हो, ठीक है। तो 0 woman वाले केस हम सब्ट्रैक्ट कर दें और टोटल में से, टोटल कितने होंगे,
6 + 4 टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं, टोटल तरीके होंगे 10C4। ओके, और 0 वुमेन सेलेक्ट हो, जब 0 वुमेन सेलेक्ट होंगी यानी कि हमारे 4 के चारों मेन होंगे, 0 वुमेन होंगी, यानी कि तरीके हो जाएंगे 6C4 × 4C0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10C4 कितना आएगा, 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2, 4 × 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 यानी कि 210 आ गया। और 6C4 तो 6C2 होगा, 6C4 हमारा क्या होगा 6C2 यानी कि 15, तो ये आ जाएगा 15 × 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 195। ठीक है, तो ये मेथड हमारे लिए ज़्यादा शॉर्ट है, isn't it so? ठीक है, तो हम इसी मेथड को प्रेफर करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुषों और 4 महिलाओं की एक 4 सदस्यीय समिति इस प्रकार बनाई जानी है कि इस कमेटी में कम से कम एक पुरुष होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या है, विमेन की जगह पे पुरुष है। तो हम टोटल केसेस लेंगे और उनमें से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जबकि हमारा कोई भी मैन सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मेंशन करिएगा, खुद से करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन कमेंट में आप मेंशन करिएगा और बाकी जो आगे के क्वेश्चन हैं सारे के सारे ये खुद से करने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट सेशन में इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको खुद से सेलेक्ट करना है, खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जब करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी आपको डाउट्स आ रहे होंगे, जो जो चीज़ें भी आपकी फंस रही होंगी, अटक रही होंगी, वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। गलतियाँ जो है वो आपकी आप कम से कम होंगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस इनको बाद में तसल्ली से ज़रूर करना है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन से अपने से प्रैक्टिस करने हैं आपको। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर कोई ऐसा था जिसने पहला सेशन नहीं देखा था तो मेक श्योर कि इस सेशन को पूरा देख चुके हो अब आप, तो पहले सेशन को भी अच्छे से देख लो। पहले देखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो आप पहले सेशन को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आप खुद का भी भला करेंगे, सोसाइटी का भी भला करेंगे। कीप रीडिंग। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। टेक केयर।